हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मार्च 25 का पार्ट ए सॉल्व किया था। इस क्लास में हम मार्च 24 का पार्ट ए सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है। हमें दो वेक्टर यहाँ दिए गए हैं। ए वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस के एंड बी वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 2k। पहले हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। a डॉट b पहले निकालते हैं। तो a वेक्टर लिखा i प्लस 2j प्लस के डॉट b वेक्टर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो 1 इंटू 2 रहेगा, 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 1 इंटू 2 मिलेगा। सो 2 6 2 10 मिलता है, यानी कि a डॉट बी हमें 10 मिल गया। अब बात करते हैं b का मैग्नीट्यूड, यानी कि b का हम मोड निकालने वाले हैं। तो b की बात करूं तो 2 3 और 2 है। सो 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा और इधर 2 का स्क्वायर लिखा है। 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 रहता है। 4 प्लस 9 प्लस 4 रूट 17 हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो प्रोजेक्शन ए टू बी का जो फॉर्मूला है a डॉट बी अपॉन मोड बी हमने लिख लिया है। a डॉट बी की हमारी जो वैल्यू है वो 10 है और हमारा मोड कितना है, रूट 17, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी रहता है 10 अपॉन रूट 17। अब बात करते हैं सेकंड वाले एमसीक्यूज की। तो सेकंड वाला जो एमसीक्यू हमें पूछा गया था वो बहुत इजी क्वेश्चन था। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें दो साइड दी गई है ए और बी। सिर्फ इसका हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना होगा। सो ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो ए हमारा था j प्लस 2k, यानी कि आप 0 1 2 लिख सकते हो। b हमारा है i प्लस 2j, सो 1 2 0 पहले लिख देना है। बाद में हम a क्रॉस b को निकालने वाले हैं। सो a क्रॉस b यानी कि i j k, a वाली रो लिखे 0 1 2, बाद में b वाली रो को लिखो 1 2 0। सो i 1 0 0 रहेगा, 2 2 जा 4 माइनस j 0 0 0 1 2 जा 2 प्लस के 0 2 0 1 1 जा 1, यानी कि ये माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j और ये माइनस 1k रहता है। सो आप माइनस 4 2 और माइनस 1 लिख सकते हो। अब बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो मोड ऑफ ए क्रॉस बी रहता है। सो ए क्रॉस बी जो हमारी वैल्यूज है उसे रूट में हम स्क्वायर करके लिख देते हैं। सो अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपको लिखना है। माइनस 4 का स्क्वायर 16 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 रहता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 मिल जाता है। सो 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 21 स्क्वायर मीटर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस की। थर्ड वाला क्वेश्चंस है फॉर द वेक्टर्स a एंड b, मोड a 2/3, मोड b 3 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन, यानी कि a और b के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो यहां पे हम साइन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। मोड ऑफ a क्रॉस b हमें 1 दिया गया है, मोड ऑफ a 2/3 दिया गया है, मोड ऑफ b 3 दिया गया है। सो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 मिलता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू आप साइन π/6 लिख सकते हैं, यानी कि हमें जो एंगल पूछा गया है वो हमारा π/6 रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस की। फोर्थ वाला क्वेश्चंस है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x - 5/3
y plus 4 upon 7 and 6 minus z upon 2. Then the vector equation यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन पर से हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमने कार्टेशियन इक्वेशन यहां लिख लिया है x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 is equal to 6 minus z upon 2. x minus 5 upon 3 y, इसमें से हमने माइनस निकाल दिया, -4 रख लिया है। 6 माइनस जेड का हमने z माइनस 6 लिया, यानी कि 2 की जगह पे मैंने -2 लिख लिया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन और उसका जो पॉइंट्स है वो। तो पॉइंट्स की बात करूं तो इस ये कार्टेशियन फॉर्म है हमारा, उसमें हमारा जो पॉइंट्स रहता है वो 5 -4 और 6 रहता है, यानी कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -4 6 मिल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ लाइन की बात करूं तो वो रहेगा 3 7 -2, सो वो आपको लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है a प्लस लैम्बडा b, यानी कि a जो पासिंग थ्रू द पॉइंट था वो लिखा है 5i -4j प्लस 6k, और b की बात करूं डायरेक्शन ऑफ लाइन की तो वो रहेगा 3i प्लस 7j माइनस 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 वाला क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें दो लाइन यहां दी गई है और उसके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हमने फर्स्ट लाइन को यहां रख दी है x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 2। डायरेक्शन ऑफ लाइन की बात करूं तो b1 इज इक्वल टू 1 2 2 रहता है, वो हमने यहां लिखा हुआ है। दूसरी लाइन की बात करें तो x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 2 अपॉन 2 z अपॉन 6। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन इसकी रहती है 3 2 6, यानी कि b2 इज इक्वल टू 3 2 6 लिखा हुआ है। अब ये दो लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है। हमारे पास b1 है b2 है, सो हमें एंगल यहां आसानी से मिल जाता है। हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, cos थीटा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको उसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 b2, यानी कि पहले हमें b1 डॉट b2 निकालना होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले b1 डॉट b2 निकालेंगे। b1 हमने डायरेक्शन ऑफ लाइन ली है 1 2 2, डायरेक्शन ऑफ लाइन b2 हमारी है 3 2 6, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो 1 3 जा 3 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 रहेगा। 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 मिल जाता है, यानी कि वो रहेगा b1 डॉट b2। अब बात करते हैं मोड ऑफ b1, यानी कि b1 का जो मोड है उसकी बात करूंगा तो 1 2 2 का मोड निकालेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 4 8 प्लस 1 9 9 का रूट 3 मिल जाता है। b2 का मोड निकालने के लिए आपको b2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3 2 7। अब 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, उसका रूट रहेगा 7। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइन उसको लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2। b1 डॉट b2 हमारा रहा है 19, b1 का मोड 3 और b2 का मोड 7, 3 7 जा 21, यानी कि cos थीटा 19 अपॉन 21 मिलता है। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आपका ऑप्शन का आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 6 वाले क्वेश्चंस की। 6 वाले क्वेश्चंस में हमें दो लाइन दी गई है और दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन आपको लिख देनी है। फर्स्ट हमारी लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। यहां 1 माइनस एक्स की जगह पे मैंने x माइनस 1 लिया, सो 3 की जगह पे -3 रखना होगा। y माइनस 2 अपॉन 1 और z माइनस 1 अपॉन 2 आपको एज इट इज लिखना होगा। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ लाइन इसकी क्या रहेगी, -3 1 2। उसी हिसाब से आपको सेकंड जो हमारी लाइन है उसका भी डायरेक्शन ऑफ लाइन निकालना पड़ता है। x माइनस 2 अपॉन p
y माइनस 1/2 z माइनस 2/1। इसकी डिरेक्शन ऑफ लाइन B2 रहेगी P21, जो आपको यहां लिखनी है। अब बात करते हैं दो जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि B1 डॉट B2 इक्वल टू आपको 0 लेना है कंडीशन के हिसाब से। सो B1 की वैल्यू हमारी थी -312 जो यहां लिखी हुई है। B2 की वैल्यू हमारी है P21, वो भी आपको लिख देनी है। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो -3 का P के साथ डॉट प्रोडक्ट रहता है -3P, 1 का 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 रहता है, 2 का 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 रहता है। सो -3P 2 + 2 4 रहेगा, +4 को हम राइट हैंड साइड ले -4 रहेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। सो 3P इज इक्वल टू 4, सो P इज इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 7 वाला क्वेश्चन चैप्टर 12 में से था। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z इक्वल टू 3x + 2y। कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए गए हैं 12, 0, 4, 2, 1, 4 एंड 0, 10। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी है। तो आपको एक कोष्टक, ये टेबल तैयार करना होगा। इस टेबल में आपको कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z की लिखनी होगी। हमारा जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिया गया है वो 12, 0, 4, 2, 1, 5 और 0, 10 है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन सा है? z इक्वल टू 3x + 2y। तो पहले पॉइंट की बात करूं तो 12, 0 है, सो आपको x की जगह पे 12 और y की जगह पे 0 लिखना होगा। सो ये कट हो जाएगा, 12 3 जा 36 मिलता है। बात करें 4, 2 पॉइंट्स की, तो x की जगह पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, y की जगह पे 2 लिखना है। सो 3 × 4 12 रहेगा, 2 × 2 4 रहेगा, ये 16 आ जाएगा। 1, 5 की बात करूं तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 5 लिखना है। 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, यानी कि ये 13 मिलता है। बात करते हैं 0, 10 की, तो x की जगह पे 0 लिखना है, y की जगह पे 10 लिखना है, ये कट हो गया। सो n 2 जा 20 रहता है। सो हमारी जो वैल्यूज है वो 36 है, 16 है, 13 है और 20 है, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसकी मैक्सिमा वैल्यू है 36। सो ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 8 वाले क्वेश्चंस में। 8 वाला क्वेश्चंस में हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इक्वल टू px + q। कंडीशन ऑन p एंड q so that the maximum value of z at 3, 0 and 1, 1। यानी कि p और q के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इक्वल टू px + qy इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 3, 0 and 1, 1। सो z मैक्सिमम एट 3, 0 एंड z मैक्सिमम इज 1, 1, ये इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? z इज इक्वल टू px + qy। सो हमें x और y की वैल्यू 3 और 0 रखनी है। x की जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे 0। उसी हिसाब से x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 लिखना होगा। p of 1 × q of 1 जो हमने लिखा है। सो p × 3 3p, ये तो 0 हो गया। p × 1p + q, अब ये प्लस p है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला लेता हूं तो ये माइनस हो गया इक्वल टू q। सो 3p में से p को निकालो, ट्वाइस p इक्वल टू q। सो p इज इक्वल टू q/2। तो ये हमारा ऑप्शन ए रहता है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चंस वाला जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर 13 में से लिया गया है। The probability of obtaining even number on each die when a pair of dice is rolled। तो पेयर ऑफ डाइस की बात करते हैं तो हमारा जो टोटल आउटकम है वो कुछ इस तरह से होगा। s इज इक्वल टू 1 1 1 2 अप टू
66, यानी कि टोटल नंबर हमें 36 मिलते हैं। अब हमारा इवेंट्स की बात करूं तो इवेंट्स कौन सा है, तो इवेंट है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि 11 और 66 तक बोथ डाई पे इवन नंबर आने चाहिए। तो वो कौन सी पेयर होगी, तो हमने कुछ पेयर लिखी है 2 2, यानी कि ये दोनों इवन नंबर है, 2 4 2 6। 3 की लाइन में तो दोनों इवन नंबर नहीं आएंगे। अब 4 की लाइन में 4 2 4 4 और 4 6 ये दोनों इवन नंबर है। 5 की लाइन में भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेंगे दो। सो 6 की लाइन में 6 2 6 4 6 6 मिल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ए की बात करूं तो हमें टोटल 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। सो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ ए हमारा कितना है 9 और नंबर ऑफ एस कितना है 36। सो 9 अपॉन 36 लिखने से हमें 1/4 मिलता है। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 9 9 कट हो गया, हमारा आंसर रहेगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है, और जो हमारा इवेंट्स है ए एंड बी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। पी ऑफ बी भी हमें दिया गया है के, पी ऑफ ए की वैल्यू है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है, पी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है, ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो हमें ये रिमार्क आपको याद रखनी है, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब ए यूनियन बी वाली फॉर्मूला रखनी होगी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.6, इसकी वैल्यू दी गई है 0.5, इसकी वैल्यू दी गई है के। ये सब हमें दिया गया है, लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको 0 रखनी होगी। सो 0.6 0.5 प्लस के लिख दिया है, 0.5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला दिया। सो ये हो गया 0.1, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.1। अब बात करते हैं 11 वाले क्वेश्चंस की। ये चैप्टर 1 में से दिया गया है, हमें एक रिलेशन दिया गया है ए बी एंड बी ए। सेट हमारा कौन सा है एबीसी, तो रिलेशन आर कौन सा होगा, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। अब ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा जो सेट है वो हमने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप ए बी सी, और आर हमारा है ए बी एंड बी ए। तो आपको जो आर है उसमें कहीं भी आपको ए ए नहीं दिखाई देता, बी बी नहीं दिखाई देता, यानी कि ए ए बी बी सी सी does not belongs to R, so R is not reflexive, यानी कि R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए बी और बी ए दोनों आर में आ गए। सो आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। उसके लिए क्या किया हमने, ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, सो ए ए बिलोंग्स टू, तो वो आर में नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, सो ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिखता। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि आर सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब हमें एक फंक्शन दिया गया है n to n, ध्यान पे लेना, n to n फंक्शन दिया गया है, f of x है हमारा x raised to 6। तो ये 1 1 on 2 है या नहीं वो चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हमने ये फंक्शन फॉर्मूला रख दिया है f of x is equal to x raised to 6। इसका डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करूं तो डोमेन ऑफ फंक्शन रहेगा n, यानी कि 1 2 3 आप ये नंबर ले सकते हो।
फॉर्मूला की बात करूं fx इक्वल टू एक्स रेस टू 6, यहां पे आपको x की वैल्यू रखनी होगी। x की वैल्यू 1 रख तो 1 रेस टू 6 1 रहेगा, 2 रखे तो 2 रेस टू 6 64 रहेगा, 3 रखे तो 3 रेस टू 6 7 to 9 मिलेगा, यानी कि f इज 1 फंक्शन है। अब रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं तो रेंज ऑफ फंक्शन कौन सा है, 164 7 to 9 इस तरह से चलेगा। और कोडोमेन ऑफ फंक्शन की बात करूं तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन कौन सा है, n, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन n, कोडोमेन ऑफ फंक्शन यहां इक्वल नहीं है। रेंज ऑफ फंक्शन हमारा ये था और कोडोमेन ऑफ फंक्शन n है, n मींस 1 2 3, तो ये दोनों सही नहीं है, इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी कि 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 13 वाला क्वेश्चंस में let a is equal to 1 2 3 then number of equivalence relation containing 1 2 is, तो देखो हमें कुछ रिलेशन यहां लिखने होंगे। a क्रॉस a इज इक्विवेलेंस, यानी कि a हमारा कौन सा था 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसकी पेयर हम लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी कि ये 9 पेयर आपको लिखनी है। आप देख सकते हो 1 1 2 2 और 3 3 ये R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करूंगा 1 2 बिलोंग्स टू R है, सो 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R है, सो R1 इज सिमेट्री। 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू R2, ये एक नया रिलेशन हमें मिला। सो विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड रिलेशन। सो R2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 रहेगा, thus R1 एंड R2 are two given रिलेशन, तो ये हमारा आंसर रहेगा। यानी कि आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा यहां पे सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस 14 वाला है हमारा, ये चैप्टर 2 में से है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। हमें पता प्रॉपर्टीज हमें पता है कि साइन इनवर्स अगर -x है तो आप माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो। सो साइन इनवर्स मेरे पास -1/2 है, सो मैंने माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया, इधर कॉस इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स के लिए 1/2 यानी कि 13 वाला खूना है, 30 वाला खूना यानी कि -π/6, और ये हो गया π/6, सो ये कट हो जाएगा, तो हमें आंसर 0 मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस 15। क्वेश्चंस 15 बहुत इजी था। tan इनवर्स tan 31π/6, 31π/6 मींस 5π प्लस π/6। अब देखो tan 5π प्लस, तो 5π इधर आएगा, प्लस कहाँ है, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड ऑल STC यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, सो tan 5π प्लस यानी कि tan π/6 आप लिख सकते हो पॉजिटिव, सो ये कट हो गया, ये हमारा आंसर है π/6, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब बात करूंगा 16 वाला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ आपको रेंज ही लिखनी है, cos इनवर्स x इक्वल टू y। तो cos इनवर्स की रेंज ये है 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, तो ये आपका आंसर है। आपको सभी जो इनवर्स है उसकी रेंज आपको तैयार करनी होगी, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं 17 वाला क्वेश्चन, cos tan इनवर्स x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x है जो, उसे हम थीटा ले लेते हैं, tan इनवर्स x कॉल्ड थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू x/1 आप लिख सकते हो। सो थीटा की सामने वाली जो लाइन है वो x लिखनी पड़ेगी, और थीटा की जो नजदीक वाली लाइन है यानी कि पास वाली लाइन, उस पे आपको 1 लिखना होगा। सो थीटा की ये सामने x है और ये पास में 1 है,
सो हमने ये लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो ये जो साइड है हाइपोटेनस वाली वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमें मिल जाती है। अब बात करता हूं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के लिए पास वाली साइड आपको लिखनी है और ये हाइपोटेनस वाली साइड लिखनी है। तो पास वाली साइड मेरी 1 है जो मैंने यहां लिख दी है, और हाइपोटेनस वाली साइड है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिखनी है, और थीटा की वैल्यू मेरी है tan इनवर्स x जो मैंने यहां लिख ली। सो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इसका रहता है। अब बात करते हैं 18 वाला क्वेश्चंस में। 18 वाला क्वेश्चंस है the number of all possible matrices of order 3/2 with each entry 1 or 2 is the number of all possible matrices of the order 3/2 is 2 raised to m cross n, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है वो 2 raised to लिखना पड़ेगा 3/2, यानी कि 2 raised to 6, यानी कि कितना होगा 64। सो ये हमारा आंसर रहेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चंस में। 19 वाले क्वेश्चंस में हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया गया है और ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देख सकते हो ए वाले मैट्रिक्स वो 2/2 है उसका ऑर्डर, और बी वाला मैट्रिक्स जो है उसमें हमें 3 रो दी गई है, 1 2 3 रो और 2 कॉलम दी गई है। सो ये हो गया 3/2, यानी कि नंबर ऑफ ए की बात करूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ए में कितनी कॉलम्स है आप देख सकते हो, ए में कितनी कॉलम्स है 2 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए यानी कि 2, और नंबर ऑफ रो कितनी रो है बी में 3, यानी कि ये 2 सेम नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रो ऑफ बी ये दोनों सेम नहीं है। सो यहां पे प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात करते हैं 20 वाला क्वेश्चंस। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। तो i प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a, यानी कि i प्लस ए। सो i डॉट a डॉट a माइनस 3a लिख दो। i डॉट i स्क्वायर रहेगा, i इंटू a डॉट a इंटू a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, i स्क्वायर यानी कि i आपको लिखना होगा, ये a हमने लिख दिया है, a स्क्वायर हमें दिया गया है, a स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 3a। सो ये टोटल 3a हो गए, ये माइनस 3a हो गया, ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा i, यानी कि इस 20 वाले क्वेश्चंस का आंसर रहेगा सी i। 21 वाला क्वेश्चंस हमें दिया गया है, इफ ए 1111 इस टाइप का बोर्ड में आता है एग्जाम्पल, सो आपको ये मेथड यूज करनी होगी और इसी शॉर्ट मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है। आपको एक बात याद रखनी है, ए मैट्रिक्स में अगर सभी एलिमेंट्स 1 1 होते हैं तभी ये मेथड आप यूज कर सकते हो। हमें a रेज़ टू 10 निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये शॉर्टकट यूज करना। लेकिन ये मेथड कब यूज करोगे, फिर से बोलता हूं, अगर हमारा जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स 1 दिए जाते हैं तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। सो a रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 इंटू a आप लिख देना। n हमें 10 दिया गया है, सो n की जगह पे मैंने 10 रख दिया है। 2 रेज़ टू 10 माइनस 1 9, यानी कि 2 रेज़ टू 9 512a। सो ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत इजी मेथड है, आप इसी तरह से ये करना। अब बात करता हूं 22 वाला क्वेश्चंस। 22 वाला क्वेश्चंस में हमें डिटरमिनेंट्स दिया गया है f थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा, और f π/6 की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो निकाल देते हैं। सो cos इंटू माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। आप देख सकते हो ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा
मिल जाता है। यानी कि एफ थीटा की जो वैल्यूज है वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा फॉर्म में हमें मिलती है। लेकिन हमें पूछा गया है एफ पाई बाई 6 यानी कि थीटा की जगह पे आपको पाई बाई 6 लिख लेना है। सो थीटा की जगह पे मैंने पाई बाई 6 तो इधर भी पाई बाई 6 लिख दिया है। आप cos पाई बाई 6 की वैल्यू लिख सकते हो √3/2 स्क्वायर, sin पाई बाई 6 की 1/2 स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 रहेगा। इसका एलसीएम सेम है फॉर जो हमने लिखा है, सो -3 + 1/4 यानी कि -2/4 यानी कि -1/2 उसका आंसर रहता है। अब बात करते हैं 23 वाला क्वेश्चंस। उसमें हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 0 0 0 2 3 1 0 1। उसका एक्सॉइन ए निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालना है। सो मोड ऑफ एक्सॉइन ए हमें निकालना है। ए 1 0 0 0 2 3 और 1 0 1 का अब वैल्यू निकालते हैं। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 लिख दे, क्योंकि ये तो 0 है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। 1 तो 2 1 जा 2 0 3 0 यानी कि 2 मिल गया। अब बात करता हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो आप एक्सॉइन ए जो है ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इज इक्वल टू a रेस टू n माइनस 1 इंटू a रेस टू n माइनस 1 लिख दो। अब क्या करूंगा मैं, मोड a है उसकी वैल्यू रखनी है, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है 2, n कितना है 3/3 है। सो n कितना लिखना पड़ेगा 3 - 1, सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 यानी कि आंसर 4 रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। 24 वाला क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का, 5 - 2 4 3 देन a इंटू उसका एक्सॉइन। तो ये भी सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। ये a दिया गया है, एक्सॉइन a उसका निकाल दो, प्रोडक्ट कर दो, तब भी चलेगा। और मेथड भी यूज कर सकते हो शॉर्ट की। अब a उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं 5 3 माइनस 4 - 2, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 23 रहेगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a इंटू एक्सॉइन ए इज इक्वल टू जो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला है वो इंटू आई आपको लिखना पड़ेगा। हमारा वैल्यू कितना था 23, सो इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा आंसर है। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ कर देना है। आपको जो भी मैट्रिक्स देते हैं या 2/2 या 3/3 फॉर्म में हो, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपको सिर्फ निकालना है, इंटू आपको आई लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 25 वाला क्वेश्चंस जो है उसमें हमें ट्रायंगल का वर्टाइसिस दिया गया है और उसका एरिया दिया गया है। इस टाइप का हर बार बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, आपको ये मेथड कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट क्या करेंगे, हम उसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। हमारा जो वर्टाइसिस में फर्स्ट वाला है 3 5 1, सेकंड 2 2 1, थर्ड वाला था k 2 1 लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकाले, चलो 3 की बात करूं तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो इसकी बात कर दी। अब -5 तो ये पोर्शन निकल जाएगा, सो 2 1 जा 2 माइनस k। अब इसकी बात करूं +1, 2 2 जा 4 माइनस k इंटू 2 2k। अब ये तो 0 हो गया, सो 3 इंटू 0 -10 माइनस माइनस प्लस 5k 4 माइनस 2k, ये पोर्शन 0 हो गया। 5k में से 2k को निकाले तो 3k रहेगा, -10 + 4 -6 बचेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला रखते हैं 1/2 मोड d यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू लिखनी होगी। हमें दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 6 आ जाएगा। अभी हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला है 3k - 6, ये मोड को आप निकाल दो, इधर प्लस माइनस करना पड़ेगा। सो मेरे पास 2 केस हो गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो पहले हम प्लस वाले केस की बात करता हूं, तो 3k - 6 इज इक्वल टू +6
-6 को राइट हैंड साइड ले जाए प्लस हो जाएगा, ये हो गया 12, 12/3 4 रहेगा। दूसरे केस की बात करूं माइनस वाला, तो 3k -6 लेते हैं, -6 को कट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, सो 3k 0 यानी कि k 0/3 0, यानी कि हमें ऑप्शन जो हमारा बी है उसमें 0 और 4 दिया गया है, वो हमारा आंसर रहेगा। अब 26 वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है, सो आपको करना है if f of x kx plus 1 x less than or equal to pi by 2 and sin x x greater than pi by 2 continuous at x equal to pi by 2, then k की वैल्यू हमें निकालनी है। f is continuous at x equal to pi by 2, so limit x tends to pi by 2 minus fx and limit x tends to pi by 2 plus fx इक्वल हो गए, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस दिया गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट सेम रहेगी। अब बात करता हूं ये पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 हमारी जो कंडीशन है, अब पाई बाई 2 से ये बड़ा है, यानी कि ये प्लस के लिए लिखेंगे और ये माइनस के लिए लिखना होगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स लेंगे। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड के एक्स प्लस 1 लिखना है, और राइट हैंड साइड प्लस वाले में आप कौन सा लिखोगे, साइन एक्स, क्योंकि x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, सो ये राइट हैंड साइड आपको लिखना पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड का फंक्शन रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 यहां लिख लिया, यहां साइन एक्स लिख लिया। अब x की वैल्यू तो पाई बाई 2 रखनी है, सो k x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस 1 साइन x की जगह पे पाई बाई 2, सो k पाई बाई 2 प्लस 1 साइन पाई बाई 2 1, सो ये 1 कैंसल हो गया। सो आप लिख सकते हो k इंटू पाई बाई 2 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब बात करते हैं 27 क्वेश्चंस की। 27 वाला क्वेश्चंस है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल देन dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx, तो 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल रहने देते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर 3 फैक्टोरियल 3 2 1 लिख दिया है। सो हमारे पास क्या बचा, ये 1 बचा, यहाँ 2 2 कैंसिल कर दो, सो 1 प्लस एक्स आप लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स, इधर 3 3 कट कर दो, सो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था y। सो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, y लिख सकते हो। अब बात करते हैं 28 वाले क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत इजी है, हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन d बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना है। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होगा। कॉस स्क्वायर का क्या होगा, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, लेकिन कॉस का क्या होगा माइनस, सो आप याद रख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसका माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, सो ये सब कट हो जाएंगे, यानी कि -1 आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं 29 वाले क्वेश्चंस की। 29 वाला क्वेश्चंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की बात कही है और उसके वॉल्यूम की बात कही है। रेडियस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि dv बाई dr, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका नहीं करना है, r क्यूब का सिर्फ निकाल दो, r क्यूब का कितना रहेगा 3r स्क्वायर, ये 3 3 कट हो गया, सो 4 पाई r स्क्वायर मिल गया, लेकिन r की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, r की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 पाई, तो ये हमारा आंसर रहता है। अब बात करते हैं 30 वाले क्वेश्चंस में। 30 वाले क्वेश्चंस में हमें r ऑफ x दिया गया है और x दिया गया है और हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। ये बहुत इजी है,
पहले तो आप आर एक्स लिख लो। हमारा आर ऑफ एक्स क्या था, हमारा आर ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dr बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का निकालिए तो 2x रहेगा, 6x का 6, 5 का 0। अब x की वैल्यू कौन सी दी गई है 20, सो x की जगह पे 20 लिख देते हैं। 20 टू जा 1, 20 टू जा 40 प्लस 6 यानी कि 46 ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं हमारे 31 वाले क्वेश्चंस। 31 वाला क्वेश्चंस है द फंक्शन गिवन बाय f of x x square minus 6x plus 10 is an increasing in, हमें एक इंटरवल पूछा गया है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमें दिया ही गया है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब f of x पहले लिख दो, x square minus 6x plus 10, उसका f dash x निकाल देते हैं। x स्क्वायर का 2x माइनस 6x का माइनस 6, इसका तो 0 यानी कि f dash x आ गया। हमें बोला गया है f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो f dash x ग्रेटर देन 0। सो 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, सो 2x ग्रेटर देन 6, सो x ग्रेटर देन 6/2, यानी कि x ग्रेटर देन 3 मिलता है, यानी कि 3 से हम इंफिनिटी तक वो इंटरवल ले सकते हैं। सो हमारा आंसर रहेगा क्लोज इंटरवल 3 इंफिनिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वाला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर 2y बी pxy। एक कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लिया pxy। पॉइंट a05 इज द गिवन पॉइंट, और ये पॉइंट हमें दिया गया है। कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है pxy, ये पॉइंट हमें दिया गया है। सो a और p का पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल देते हैं। सो x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 5, उसका भी हमें स्क्वायर लिखना है। ये हमारा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हमने AP लिख दिया। बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि ये रूट निकल जाएगा और x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। y माइनस 5 का स्क्वायर कौन सा रहेगा, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सो AP स्क्वायर हमारा रहेगा, आप देख सकते हो हमें x स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है। x स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है 2y, जो हमें दिया गया है, कर्व है हमारा, प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सो y स्क्वायर 2y में से अगर 10y को निकालूं तो माइनस 8y रहेगा प्लस 25, यानी कि हमें एक इक्वेशन मिल गया। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। AP स्क्वायर लेट AP स्क्वायर इक्वल टू z, तो z इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। इधर आप f ऑफ y करके भी लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो चलो z हमारा फंक्शन है अब y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, तो dz बाई dy लिखूं तो y स्क्वायर का तो 2y हो गया, y का 1 है, सो माइनस 8 इंटू 1, ये कांस्टेंट है उसका 0, सो 2y माइनस 8। अब साथ ही में मैंने डी स्क्वायर z अपॉन dy स्क्वायर भी निकाल दिया है। y का 1 रहेगा, इसका 0, सर के 2 1 जा 2 हमने लिखा है, और 2 ग्रेटर देन नंबर है, सो ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, सो ग्रेटर देन 0 रख दिया है। हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम dz बाई dy हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा dz बाई dy 2y माइनस 8 है, सो 2y माइनस 8 0, सो 2y क्या रहेगा 8 रहेगा, सो y इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 मिलेगा। अब ये y इज इक्वल टू 4 वैल्यू है, वो हमारा कर्व है, उसमें हमें रख देनी है। हमारा कर्व कौन सा था, x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2y में मैंने y की वैल्यू जो हमारी 4 थी वो रख दी। सो 2 4 जा 8, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हमें मिल जाता है। लेकिन हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव यहाँ लिखनी होगी।
सो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने +2√2 ली है और वाई की वैल्यू 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 2√2 4 रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। 33 वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो इंटीग्रेशन cos² x अपॉन sec² x dx, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। आप देख सकते हो cos² और sec² x का वैल्यू लिख देते हैं। cos² x मींस क्या, 1/sin², sec² x मींस 1/cos²। अब क्या करेंगे, 1/sin² को लिख दिया, ये 1/cos² है, तो हम cos² और x अपॉन 1 ये मल्टीप्लाई में ले लिया, इसलिए ये cos² x ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। अब देखो 1 की बात तो नहीं कर रहे, cos² अपॉन sin² की बात करेंगे तो वो cot² x फंक्शन हो जाएगा। cot² x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सो उसके फैक्टर हम निकाल देते हैं। cot² x को आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, cos² x -1। अब cos² x का इंटीग्रेशन होगा और ये 1 का इंटीग्रेशन होगा। cos² का इंटीग्रेशन है -cot x और 1 का इंटीग्रेशन है -x, सो हमारा आंसर है -cot x -x। 24 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x + x log x। तो हम क्या करेंगे, x + x log x में से x को कॉमन ले लेते हैं, 1 + log x आप लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, ये पूरा जो 1 + log x है उसे t लेते हैं, सो टेक t 1 + log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dt/dx 1 का 0, log x का 1/x, तो dt = 1/x dx। तो हमारे पास जो 1 dx अपॉन x, यानी कि ये हो गया dt, और ये हमारा है t, dt/t यानी कि log t, और t की वैल्यू क्या है 1 + log x। अब आप देख सकते हो ये आंसर हमें नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू लिख देंगे, log e + log x, log e + log x यानी कि log ex आप लिख सकते हो। सो ये आंसर हमें दिया गया है, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 35 वाला MCQ। 35 वाला MCQ है 1/e⁻x + 1 dx। तो इंटीग्रेशन 1/e⁻x + dx हमें निकालना है, तो ये आप ध्यान रखना इसे किस तरह से करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उससे e⁻x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो e⁻x अपॉन e⁻x + 1 आप लिख सकते हो। सो ये कट हो जाए तो ये 1 आ सकता है। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो पोर्शन है e⁻x, लेट t = e⁻x, सो dt/dx e⁻x यानी कि dt = e⁻x dx लिख सकते हो, यानी कि इधर जो e⁻x dx है वहां dt लिख दिया, ये हमारा है t, ये भी t + 1। अब क्या करेंगे, ऊपर तो 1 है तो मैं क्या करूंगा, ये t + 1 है ना, t यही लिखा है, बीच में माइनस कर दिया, t + 1 ये t लिखा माइनस कर दिया, ये t कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बाद में हमने t + 1 अपॉन इस तरह से लिखा है, t + 1 अपॉन t + 1 और t अपॉन t + 1 अपॉन t + 1 और ये t अपॉन t + 1, तो t + 1 अपॉन t इंटू t + 1 लिखने से ये कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन t बचेगा। इस t अपॉन t + 1 लिखने से ये कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन t + 1 लिख दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन है वो अलग अलग करना है, 1 अपॉन t का और 1 अपॉन t + 1 का। तो 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod t होता है, 1 अपॉन t + 1 का log mod t + 1 होता है, और log में अगर माइनस है तो आपको डिवीजन में लिखना पड़ेगा, सो log t अपॉन t + 1 लिख सकते हो। लेकिन t की वैल्यू तो हमारी कौन सी है, e⁻x जो यहां रख दी है, सो बी ऑप्शन आपका होगा। 36 वाला क्वेश्चन, ये भी इंटीग्रेशन में से ही है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2x + 5, तो ये बहुत इजी है, आप देख लो। हम लास्ट टर्म वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, अगर ये शॉर्ट की अगर आपको पता है तो ये भी यूज कर सकते हो। 5 की जगह मैंने 1 + 4 लिख दिया, लास्ट टर्म वाली मेथड है लेकिन ये इजी है, 5 की जगह पे 1 + 4 लिख दो, तो x² + 2x + 1 है, ये x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी बात करूं
तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म हमारा आ गया, आप देख सकते हो इस फॉर्म में है ये। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है 2, सो 1/2, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है x प्लस 1 और ए की जगह पे क्या है 2, तो 1/2 टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब 37 वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 sin रेस्ट टू 7x इंटू कॉस रेस्ट टू 6x। तो आप समझो fx इक्वल टू साइन रेस्ट टू 7x इंटू कॉस रेस्ट टू 6x है। साइन, अब देखो साइन और फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है। साइन यहाँ पे और फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है। x की जगह पे -x लिख दिया हमने। सो ये हो गया हमारा माइनस और ये हो गया हमारा प्लस। सो ये टोटल माइनस हो गया, माइनस साइन 7x कॉस रेज़ टू 6x, यानी कि माइनस ये हो गया fx। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx मिलता है तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन रहेगा, और अगर ऑड फंक्शन रहता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। f इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आया है, इसलिए f ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन होने के हिसाब से उसकी वैल्यू 0 रहती है। 38 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x tan x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan x dx। तो इंटीग्रेशन e रेज़ टू x tan x 1 प्लस tan x को अंदर ले जाए, tan x tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करें sec स्क्वायर x माइनस 1। अब tan x के साथ -1 को रख देते हैं और sec स्क्वायर x को अलग रख देते हैं, tan x माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर x, क्योंकि ये हो गया हमारा fx और ये हो गया हमारा f डैश x। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो ये हो गया fx, ये f डैश x, क्योंकि fx tan x माइनस 1 लू तो f डैश x tan का sec स्क्वायर हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सो e रेज़ टू x ये हो गया हमारा fx और ये हमारा क्या है f डैश x है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x हो, तो आप e रेज़ टू x fx लिख सकते हो, लेकिन fx की जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ मुझे पुट करनी है। तो fx की मेरा वैल्यू है tan x माइनस 1, सो हमारा आंसर आ गया e रेज़ टू x ब्रैकेट में tan x माइनस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो आप x की जगह पे, पहले x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स लिखो, a माइनस एक्स लिखो चलेगा। सो x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स लिखना है, इधर भी x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स लिखना है। अब देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स की बात करूं तो ये हो गया 2 पाई माइनस है, यानी कि यहां पे आना पड़ेगा। तो ऑल एस टी सी उस हिसाब से साइन 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा माइनस हो गया, यानी कि मैंने माइनस इधर लिख दिया है साइन क्यूब एक्स। कॉस तो यहाँ पे प्लस ही होगा, सो ये कॉस स्क्वायर एक्स। सो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। लेकिन ये है हमारा फंक्शन, जो हमारा क्वेश्चन था वही है i, यानी कि i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया, माइनस आई इस तरफ आ जाए तो प्लस आई, सो 2i इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं 40 वाले क्वेश्चंस की। 40 वाला क्वेश्चंस ये बहुत इजी क्वेश्चंस है इस टाइप का, आप देख लीजिए कॉस साइन फॉर्म में अगर है तो यह फॉर्मूला आप यूज करना। इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 साइन रेज़ टू 3 कॉस रेज़ टू 3/2x अपॉन कॉस रेज़ टू 3/2x प्लस साइन रेज़ टू 3/2x। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, b माइनस a/2, b माइनस a/2, तो ये a है और ये b है। तो b कौन सा है π/3, a कौन सा है π/6/2।
आप देख सकते हो पाई बाई 3 यानी कि 60 में से 30 को निकालो, 60 में से 30 को निकालो तो 30 बचेगा, यानी कि पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 को निकालो तो पाई बाई 6 बचेगा। पाई बाई 6 अपॉन 2 यानी कि 6 2 जा 12 यानी कि पाई बाई 12 आपका आंसर रहेगा। सो सी ऑप्शन सही रहेगा। अब बात करते हैं 41 वाले क्वेश्चंस की। 41 वाला क्वेश्चंस है चैप्टर 8 में से। यहाँ पे फिर से हमें cos x कर्व दिया गया है और लिमिट दी गई है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। साइन या कॉस कोई भी कर्व देते हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला फिर से यूज करना है, मोड b माइनस ए अपॉन पाई बाई 2। तो b की वैल्यू यानी कि ये मेरा a है और ये b है, सो b की वैल्यू मैंने 3 पाई बाई 2 लिखी, a की वैल्यू पाई बाई 2 रखी है अपॉन पाई बाई 2। तो आप देख सकते हो 3 पाई में से पाई को निकालो 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन पाई बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कट हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमें ए ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं 42 वाले क्वेश्चंस की। 42 वाले क्वेश्चंस में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि पैराबोला हमें दिया गया है, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, ये y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 लाइन के बीच का जो ये एरिया है उसे हमें निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन a इक्वल टू i। तो हमारी जो लिमिट है उसकी बात करता हूं, आपको y की वैल्यू दी गई है यानी कि y इज इक्वल टू 3। सो इधर y की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि ये हमारी लिमिट हो गई, y की वैल्यू 0 और 3। तो आपको x dy लिखना पड़ेगा, x dy। तो हमें y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास 4x है। सो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो y स्क्वायर अपॉन 4। फिर से बोलता हूं y की लिमिट हमने लिखी है 0 to 3, तो इधर आपको x को लिखना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर बाई 4 होगा। सो इसका सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है ना, देखो 1 अपॉन 4 को निकाल लेते हैं, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा y क्यूब बाई 3 होगा। अब लिमिट रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी है। पहले मैंने क्या किया, ये 3 को बाहर ले लिया, 4 3 जा 12 कर दिया। अब ये y की जगह पे क्या लिखूं 3, तो 3 क्यूब माइनस y की जगह पे 0 लिखो तो 0 क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 अपॉन क्या है 12, 27 अपॉन 12 उसका फैक्टर निकाल दिया, 27 मीन्स 9 3 जा और ये हो गया 4 3 जा, 3 3 कट हो गया 9/4। तो ये हमारा आंसर है। 43 वाला क्वेश्चंस की बात करूं तो हमें दिया गया है y, हमारा जो कर्व है वो y इज इक्वल टू x मोड x है, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। तो फिर से हमें x की वैल्यू यहां दी गई है 0 to 1, तो y dx आप लिख सकते हो, लिमिट ही हमारी 0 to 1 है ना, तो फिर मोड x इक्वल टू x ही होगा। अगर लिमिट 0 to 1 है तो मोड x इक्वल टू क्या होगा x होगा, यानी कि y हमें x मोड x दिया गया है, मोड x हमें x ही लेना है। सो x डॉट x x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट दी गई है 0 to 1। आपको पहले अपर लिमिट लिखनी है, यानी कि 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 1/3 को बाहर ले लिया, सो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब यानी कि 1 माइनस 0 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1 3, 1 3 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44 वाला क्वेश्चंस में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उसका सिर्फ ऑर्डर निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर निकालने के लिए कुछ करना नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, यहाँ 3 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है 3, तो उसका ऑर्डर 3 रहेगा। सो ये हमारा आंसर रहेगा। तो अब बात करते हैं 45 वाला एमसीक्यू की। तो इस टाइप के एमसीक्यू अक्सर बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, आपको तैयार ही करना है। देख लेते हैं क्वेश्चंस। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो कुछ ध्यान पे नहीं रखना है, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं।
तो ये आपको यहाँ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बोलता हूँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलवेज 0 रहता है, तो ये हमारा 0 आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 46 वाला क्वेश्चंस के। 46 वाले क्वेश्चंस में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सभी को x के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन x, एक्स स्क्वायर अपॉन x लिखूं तो x मिल जाएगा। कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। सो पी ऑफ x की बात करूं तो 2 अपॉन x रहेगा। इसकी हमें जरूरत है क्योंकि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, e रेस टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, और हमारा p ऑफ x कितना था? 2/x, 2 को बाहर ले लो तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। log के अगर ये जो 2 है वो पावर है, सो log x स्क्वायर आप लिख सकते हो। सो e log x स्क्वायर, सो ये निकाल दो, ये हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर। अब बात करते हैं 47 वाले क्वेश्चंस। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया, y dx माइनस x dy अपॉन y इक्वल टू 0, 0 इंटू y, ये 0 हो गया। सो y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, सो y dx इक्वल टू क्या लिखोगे? x dy लिखोगे। अब dy अपॉन y लिखूं तो dx अपॉन क्या लिखूं? x। फिर से बोलता हूं, dy अपॉन y लिखे तो dx अपॉन क्या लिखे? x। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते हैं तो dy अपॉन इंटीग्रेशन बोथ साइड करने से dy अपॉन y का log y हो गया, dx अपॉन x का log x हो गया, प्लस log c रख दिया है। सो log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, यानी कि log cx लिख सकते हो। अगर log y इज इक्वल टू log cx है तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा? cx। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा A। अब बात करते हैं 48 वाला एमसीक्यू। 48 वाला एमसीक्यू है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वो क्या है? ए कैप, यानी कि ए अपॉन मोड ए है। अब देखो मैग्नीट्यूड भी हमें दिया गया है तो उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड 2√29, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ए कैप 2√29, ए कैप मींस ए अपॉन मोड ए। तो ए तो हमें दिया गया है, कितना है? 4i प्लस 3j माइनस 2k। अब उसका मोड निकाले तो √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 2√29 ये लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, 9, 4। सो ये हो गया √29, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29, ये कट। अब 29 को कट कर देंगे, ये कट हो गया। सो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 4i प्लस 3j माइनस 2 के साथ। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा -4। तो ये आपका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट 49 वाला क्वेश्चन है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट्स को हमें पहले ज्वाइन करना है। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो पहले हम ए बी वेक्टर को निकाल देते हैं। तो ए बी वेक्टर को कैसे निकालोगे? पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए। पोजीशन ऑफ वेक्टर बी कौन सी है हमारी? -1 -2 -1 -2 1, और पोजीशन ऑफ वेक्टर कौन सी दी गई है? 1 2 -3, ये हमें दिया गया है। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हमें लिखना है। अब देखो -1 में से -1 को निकालूं तो -2 बचेगा, -2 और -2 -4 रहेगा, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सो 1 + 3 4 रहेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर 4 रहेगा, ये 16 रहेगा, ये 16 रहेगा। सो 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 और उसका मोड कितना, रूट कितना होगा, 6 होगा। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी, तो उसके लिए क्या किया मैंने, जो हमने ए बी निकाला है -2 -4 अपॉन 4, उसका अपॉन ये लिखना पड़ेगा 6, यानी कि -2 अपॉन 6 लिखो, -4 अपॉन 6 लिखो, 4 अपॉन 6 लिख सकते हो। उसी हिसाब से आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगा, यानी कि -2 अपॉन 6 कितना होगा, -1/3, -4 अपॉन 6 -2/3 और 4 अपॉन 6 2 अपॉन 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स दिया गया है, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी को पहले निकाल देते हैं। तो हमें ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी, तो ए वेक्टर कौन सा है मेरा, 6i प्लस 2j माइनस 8k। बी वेक्टर कौन सा है, 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो आप देख सकते हो 6 का मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ 24 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूं -4 के साथ -8 मिल जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं -16 मिलेगा। सो 24 में से 8 को निकालो 16, 16 में से 16 को निकालो 0, यानी कि आप a डॉट बी 0 लाएंगे तो a और b वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो π/2 रहता है, यानी कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारा π/2 रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।